Hello students, and this is Vijay Singh again with you with another topic of income tax law and practices. Unit third. Topic is computation of income under the head of house property section 22 to 27 part 2. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे अगला पार्ट जो भी हमने आपको डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने बेसिकली आपके साथ डिस्कस किया है फर्स्ट डिडक्शन लेसन्स में इंट्रोडक्शन, बेसिस ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट्स ओनरशिप, ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट। ये हम चीजें आपके साथ डिस्कस कर सके। नाउ इन दैट पर्टिकुलर सेशन लेक्चर नेक्स्ट सेकंड लेक्चर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के केस वेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आपसे डिस्कस करेंगे और डीम्ड ओनरशिप की बात करेंगे सेक्शन 27 में। तो ये चीजें आपके डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे विद मी। So now moves to the cases where income from house property is exempted from tax. ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पर आपको दिए सीरियल नंबर, सेक्शंस और पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं। सीरियल नंबर 1 में आपने 10 सेक्शन 10(1) में आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम एनी हाउस, फार्म हाउस, फार्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अगर कोई भी फार्म हाउस है जो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होता है तो उसकी जो इनकम होगी वो आपकी एग्जेम्प्टेड होगी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 19A में अगर हम बात करें, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर। ठीक है, कोई एक्स रूलर है, उसका कोई पैलेस है, तो उसकी कोई एनुअल वैल्यू अगर निकल कर आती है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 20 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटीज में अगर देख रही है तो वहां पर जो इनकम है आपकी वो एग्जेम्प्टेड होगी। 10 सबसेक्शन 21 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन कोई है तो वहां पर आपकी जो इनकम है अगर कोई बनी है तो वो इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी टैक्स से। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23B इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है, अगर आपने उसमें खोला हुआ है तो वहां पर आपकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्टेड होगी टैक्स से। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BB खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, अगर आपने कोई ऑफिस वगैरह बने आपकी उस प्रॉपर्टी में तो वो इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी टैक्स से। देन सेक्शन 10 23BBA तो ए बॉडी ऑफ और अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग रिलीजियस और द चैरिटेबल ट्रस्ट और एंडाउनमेंट्स अगर कोई है तो वहां पर भी आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा वो भी आपके एग्जेम्प्टेड होती हैं। सेक्शन 10 24 सब सेकंड में प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड होती हैं। इसके अलावा सेक्शन 10 सब सेक्शन 26B है स्टेचुरी कॉर्पोरेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर SC/ST मेंबर से उसके लिए कोई स्टेचुरी कॉर्पोरेशन या एसोसिएशन बनी है उस पर्टिकुलर घर में या कहीं पर तो वो भी इनकम भी आपकी एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 27 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स फॉर SC/ST जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा बनाई हुई सोसाइटी है कहीं पर वो इनकम भी आपकी एग्जेम्प्टेड होती है टैक्स से। सेक्शन 11 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज है तो वहाँ पर यहाँ जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड होगी। सेक्शन 13 है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो पॉलिटिकल पार्टी से इनकम हो रही है तो अगर कोई सी प्लेस है वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, ऑन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा। बट अगर हमने उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्पज में दे रखा है कहीं ये तो वो यूज जो है आपका रेंट आउट माना जाता है। तो 23(2) में 1 ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर इंडिविजुअल और HUF अपने आप अपनी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो कुछ पार्ट्स हैं जो सेक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे डीम्ड ऑनर्स की। डीम्ड ऑनर सेक्शन 27 में आता है। डीम्ड ऑनर बेसिकली है क्या? So in certain cases, the legal ownership may vest with one person, whereas the taxability is cast on another.
पर्सन हु इज डीम्ड टू बी द ओनर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होती है कि जो लीगल ओनरशिप होती है वो अलग होती है, और कई बार जो पर्सन है उससे रिलेटेड है और जो अनदर पर्सन से रिलेटेड है, तो टैक्स जो होता है वो अनदर पर्सन पे घास हो जाता है। तो डीम्ड ओनर उसको कहा जाता है ऐसे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसके लिए अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन एनी हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, किसको? टू हिज और हर स्पाउस, अपने अपनी पत्नी या अपने किसी बच्चे को या किसी को, नॉट बीइंग ए ट्रांसफर ऑफ इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट इन लीव अपार्ट, और टू माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर। ठीक है, माइनर चाइल्ड हो सकता है लेकिन मैरिड डॉटर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखना होगा, कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका जो राइट्स है वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के, यानी कि अपने बच्चों को, मिसिस को या अपने माइनर चाइल्ड को, तो उस तरीके से जो डीम्ड ओनर है वो क्रिएट हो जाता है। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल असेट, कोई इम्पार्टिबल असेट्स है तो उसका जो ओनर है वो यहाँ पर बन जाएगा। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, टू होम अ बिल्डिंग और द पार्ट ऑफ लीज्ड अंडर अ हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ द प्रॉपर्टी या सोसाइटी और कंपनी। तो इस तरह के जो मेंबर्स हैं उनको डीम्ड ओनर कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन हु इज अलॉटेड टू टेक और रिटेन प्रोफेशन possession of any building or part thereof in part performance of nature referred to in section 53A of the Transfer Property Act 1882। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पर्सन है जिसको अलाउड किया है टू टेक रिटेन पोजीशन, कोई पोजीशन आप रिलीज ले सकते हैं, तो बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, तो सेक्शन 53A या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंगली जो है पोजीशन जिसको मिलेगी, तो पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर, बायर जो भी होता है उसको हैंडेड ओवर कर दी जाती है, तो इसलिए वो डीम्ड ऑनर। सेल्स कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर, सेल्स deed has not been executed in favor of buyer, although certain other document like power of attorney, agreement to sale will be have to be executed। तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और कौन सी चीज़ है वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करके, तो पावर ऑफ अटर्नी और सेल्स राइट जो भी जिसको दी गई था तो उसको डीम्ड ओनर माना जाता है। A person who is acquires any rights excluding any right by way of lease from month to month for a period of 1 year or with respect to any other building part thereof by the virtue of any transaction as is referred to section 269 UAF में जाता है। तो कोई भी पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट्स, जिसको भी कोई भी राइट दिए गए, तो जहाँ पर की जो राइट्स बाय वे ऑफ लीज की अगर हम बात करें तो वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी राइट्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। तो मंथ टू मंथ की अगर हम बात करें लीज का जो होता है, एंड इन विद रेस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सेक्शन 269 UAF में आता है। अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द एसएससी बट इट इज यूज्ड बाय द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर। ठीक है, तो बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के द्वारा यूज होती है, लेकिन कई बार इट इज यूज बाय द फर्म विच इज अ पार्टनर, जहाँ पर वो कोई फर्म है वो पार्टनर होती है, तो वो भी इसके लिए भी होती है। एंड ही इज नॉट डराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द फर्म। ठीक है, कोई भी फर्म से वो बिजनेस का या कोई फायदा उसको नहीं मिल रहा है, इट इज डीम्ड टू बी द पार्टनर, इसलिए उसको डीम्ड दैट द पार्टनर इज यूजिंग प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस। तो हैंस मींस नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं काउंट किया जाएगा। और अगर कोई बिजनेस पार्टनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो वो फर्म्स की बिजनेस प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी। When property is owned by the HUF and Hindu undivided family ने अगर उसको owned किया हुआ है तो used by the firm in which all the members are partners, तो अगर किसी फर्म में यूज हो रही है और वो सभी पार्टनर हैं, तो इनकम विल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ HUF एज हाउस प्रॉपर्टी। तो जो भी इनकम जाएगी वो HUF को वो इनकम एज ए हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी HUF की। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत सारी चीजें हैं जो सेक्शन 23 में हम 7 में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27, हमने आपको हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस अदरवाइज देन और एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ट्रांसफर विल बी द डीम्ड ओनर। ठीक है, ट्रांसफर है वो डीम्ड ओनर होगा। ठीक है, एक्सेप्शन है इन केस द ट्रांसफर इज नेसेसिटेट owing to a separate between them and transferee will be the deemed owner।
ट्रांसफर विल बी, यहाँ पर दूसरी पार्टी है, हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर माइनर चाइल्ड, तो अदरवाइज देन द सर्टिफिकेट कंसिडरेशन द ट्रांसफर विल बी द डीम्ड डोनर, जो ट्रांसफर है वो डीम्ड डोनर होगा। तो इन केस द ट्रांसफर इज टू बी माइनर मैरिड डॉटर और अनदर, द ट्रांसफर विल नॉट बी डीम्ड डोनर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो चीजें हैं, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल असेट्स, वन दैट इज नॉट लीगली डिविजिबल शैल बी डीम्ड to be the owner of the property itself of the assets. So member of cooperative societies, AOPs, to whom the building is allotted under the house property scheme shall be deemed to the owner of the person of the allotted. A person who acquires rights with respect to the properties by virtue of the transfer by lease of 12 years shall be deemed to the owner of the property. तो ये चीजें हैं जहाँ डीम्ड ओनरशिप की बात होती है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन 27 में डीम्ड ओनरशिप की बात की गई है। तो कौन डीम्ड ओनर होगा ये डिस्कस आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।